This was one good question. आपसे कह रहा है define the ohm. Before you think about it, पहले तो यार एक अंदाजा लगा लेना. Ohm is basically a unit of measurement, and it is a unit of measurement for resistance. You know for a fact that V is equals to IR. आप अगर उसको rearrange कर दो तो resistance is equals to V upon I. Basically resistance is the ratio of potential difference upon your current. क्योंकि हमसे यूनिट्स के टर्म्स में बात की गई थी तो हम यूनिट्स के टर्म्स में ही बात कर रहे होंगे. फॉर पोटेंशियल डिफरेंस योर यूनिट इज वोल्ट्स, फॉर करंट योर यूनिट इज एम्पियर. ठीक है. सो फॉर ओम यू आर गोना सिंपली पुट फॉरवर्ड and you're going to write like it is defined as volt per ampere or volt divided by ampere, whatever you think is best for you. ठीक है. आपसे अगले पार्ट में कह रहे हैं यार, a wire has a resistance of 1.8 ohms. The and is made of stability of so and so. Calculate the length of the wire. You know for a fact that resistance is equals to rho L upon A. ठीक है. यहाँ से rearrange कर लो formula को. So your resistance into area divided by resistivity gives you the value. Plug in the values, but before you move on, एक बात जरा समझ लेना. You know for a fact that 1 meter is equals to 1000 millimeter. ठीक है. एक बात याद रखना, मैं दोनों साइड्स को अगर स्क्वायर कर लूं, तो मेरे पास 1 मीटर स्क्वायर विल कॉरेस्पॉन्ड टू 1 into 10 to the power of 6 millimeter square हो जाएगा. और as a matter of fact अगर मैं चाहूँ तो मैं उसको other way around भी बोल सकता हूँ, like 1 into 10 to the power of minus 6 meter square corresponds to 1 millimeter square. सिर्फ दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड कर दिया. ठीक है. तो मेरा एरिया क्योंकि 0.38 मिलीमीटर स्क्वायर था, उसको मैं वैल्यू प्लग इन करूंगा कुछ ऐसा. रेजिस्टेंस इज 1.8, स्ट्रेट फॉरवर्ड डाल दिया. 0.38 into 10 to the power of minus 6 and your resistivity was 9.6 into 10 to the power of minus 7. यहाँ से वर्क ऑफ करोगे तुम्हारे पास लेंथ आ जाएगी which will be approximately around 0.71 meters. नेक्स्ट हमसे कह रहा है यार, a resistor X of resistance 1.8 ohms is connected to a resistor Y of resistance 0.60 and a battery. The battery has an EMF of 1.2 and in negligible internal resistance. Explain in terms of energy. Please understand जहां उसने energy की बात कर ली है ना, ठीक है, आपसे कह रहे हैं, थोड़ा जो सवाल पूछ रहे हैं, why the potential difference across resistor X is less than the EMF. यार ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अंडरस्टूड सी बात है कि अगर 1.2 वोल्ट्स का मेरा EMF है तो थोड़ा सा ड्रॉप इधर करेगा, थोड़ा सा ड्रॉप इधर करेगा. You know for a fact that V is equals to IR. ठीक है. Current in a series circuit is constant, so the potential difference or voltage is directly proportional to the resistance. जिसकी resistance ज्यादा उसके ऊपर voltage drop ज्यादा. लेकिन ये सारी बातें तो एग्जामिनर को भी पता है, वो तो आपसे बात पूछ ही रहा है. वो आपसे कह रहा है यार इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बता दो क्यों एक्स पर सारी की सारा वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा. यू कुड सिंपली से, अच्छा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी उसने आपको बाउंड कर दिया है, तो सम एनर्जी इज लॉस्ट और डिसिपेटेड बाय रेजिस्टर वाई. आपसे नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर एक्स. एक बात याद रखना यार, वोल्टेज ड्रॉप मुझे एक स्पेसिफिक रेजिस्टर के अक्रॉस चाहिए. दिस इज जस्ट अ रेशियो मेथड. तो रेजिस्टर एक्स के अक्रॉस चाहिए था, तो रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर एक्स अपॉन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. सही है. दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाय द EMF वैल्यू व्हिच वाज 1.2 volts. यहाँ से आपने सिंपली प्लग इन किया वैल्यू. रेजिस्टर X was 1.8, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी 1.8 प्लस 0.60 जो कि हो जाएगा आपके पास अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 2.4. EMF आपके पास है 1.2. यहाँ से तुम्हारे पास वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा.
which would be approximately 0.90 volts. ठीक है, आपसे अगले पार्ट में कह रहा है यार कि लेट्स से मैंने एक और बैटरी लगा दी, लेट्स से अनदर बैटरी Q of EMF 1.2 volts and negligible internal resistance is now connected into the circuit to produce a new circuit as shown. एक बात जरा समझ लेना, from O levels you need to understand that मेरे जो cells in series है ना, let's say ये 2 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, तो टोटल वोल्टेज जो हो जाएगा मेरे पास, ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो सम ऑफ ऑल ऑफ दीज थ्री होगा, वो हो जाएगा 6 वोल्ट्स. ईएमएफ कह दो, ईएमएफ कह दो. लेकिन अगर मेरे पास बैटरीज इन पैरेलल कनेक्टेड है, तो मेरे पास ईएमएफ जो हो जाएगी वो 2 वोल्ट ही रहेगी. ठीक है, आपसे कह रहा है यार, आपसे कह रहा है स्टेट वेदर द एडिशन ऑफ बैटरी Q, जो कि एक मैंने एडेड बैटरी लगाई है, causes the current to decrease or increase or remain the same in resistor X. Now you need to understand something. मेरे पास वोल्टेज वैल्यू तो सेम रह रही है ना, जो करंट इसको रीच आउट कर रहा होगा, क्योंकि मुझे करंट के टर्म्स में बोला गया है, जो करंट इसको रीच आउट कर रहा है V is equals to IR था, तुमने लगाया, इनिशियली तुम्हारे पास 1.2 वोल्ट था, रेजिस्टेंस तुम्हारे पास 2.4 था और करंट तुम्हारे पास I था. यहाँ से तुमने स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यू निकाल ली थी करंट की जो भी आ रही है. अगले केस में तुम्हारे पास वोल्टेज वैल्यू अभी भी 1.2 ही तो रह रही है. So don't you think current की value in resistor X should also remain the same? अगला पार्ट थोड़ा सा चैलेंजिंग है. ठीक है, आपसे कह रहा है बैटरी P में जो करंट आ रहा है, स्टेट वेदर द एडिशन ऑफ बैटरी Q causes the current to decrease, increase or remain the same in battery P. ठीक है, तो प्लीज अंडरस्टैंड समथिंग. करंट यहां से निकल रहा है, थोड़ा सा वो इधर जा रहा है, थोड़ा सा वो, अच्छा वो I1 था, ये I2 हुआ, ये I3 हो गया. ठीक है, तो I1 का एक शेयर P की तरफ गया, एक शेयर P से अवे गया. प्रीवियस केस में तुम्हारे पास P से सारा का सारा जो करंट था वो P से निकल रहा था और डायरेक्ट रेजिस्टर्स पे जाके ड्रॉप हो रहा था. इस वाले केस में a fraction goes to P and a fraction of the current goes to the resistors. तो don't you think बैटरी P की तरफ जो करंट जा रहा है as compared to the previous one वो डिक्रीज कर गया है. Moving forward, आपसे कह रहा है the circuit shown in figure 5.2 is modified to produce the new circuit as shown in figure 5.3. Calculate the total resistance of the two resistors connected in parallel. Parallel connection है यार, 1/RT is equal to 1/6 plus 1/1.8 ले लो. जो भी आंसर आ रहा है, I think approximately 5.6 आ रहा होगा. इसका टोटल आंसर आ रहा होगा 5/6. 1 डिवाइड बाय आंसर कर दो तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी जो कि 1.2 हो जाएगी ओम्स. ठीक है, आपसे कह रहे हैं करंट इन रेजिस्टर वाई. अच्छा यार, एक बात याद रखना, जब तुमने इसकी टोटल रेजिस्टेंस निकाली ना पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो अब वो एक रेजिस्टर बन चुका है. अब तुम्हारा सर्किट जो है वो बेसिकली कुछ ऐसा बन चुका है. उसको आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो. This was your 1.2 volts. This was your 1.2 ohms. This was your 0.6 ohms. जब आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्किट आ जाता है, व्हाट डू? यू अप्लाई V इक्वल्स टू IR. आपके पास वोल्टेज की वैल्यू है 1.2, रेजिस्टेंस आपके पास है
जो कि टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी 1.2 प्लस 0.6 जो कि 1.8 हो जाएगी। यहाँ से करंट की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। करंट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 0.667 एम्पियर्स आ रही होगी, ठीक है। बेसिकली करंट जब यहाँ से निकला तो वो 0.67 एम्पियर का था, अप्रोक्सीमेटली 0.67 एम्पियर बोल रहा हूँ। वो गया, वो यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ I2 और I3 में ब्रेक डाउन हुआ। इनिशियली वो I1 था, अगेन यहाँ से ट्रैवल करता हुआ और यहाँ से ट्रैवल करता हुआ इस पॉइंट पे मिला, और जब वो यहाँ से बाहर आ रहा था तो अगेन इट वाज I1। I1 की वैल्यू जो थी वो डोंट यू थिंक 0.67 एम्पियर थी। तो यही आंसर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 0.67 एम्पियर। अच्छा, a uniform electric field is produced between two parallel metal plates. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज एन इंडिकेशन कि आपके पास फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू V अपॉन D वैलिड है, ठीक है। अच्छा, आपसे कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज दिस वैल्यू एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज सो एंड सो 350 वोल्ट्स। आपको कह रहा है कैलकुलेट द सेपरेशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड E इज इक्वल्स टू V अपॉन D लगा दिया। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है, आपको डिस्टेंस चाहिए था, आपने रीअरेंज किया और वैल्यूज डाली तो आपके पास 0.025 मीटर्स आ रहा होगा सेपरेशन। आपसे अगले पार्ट में कह रहा है यार द न्यूक्लियस हैज अ मास of this value and is now placed in an electric field. The electric force acted on the nucleus is this value. Calculate the charge. F is equals to EQ आपके पास फॉर्मूला होता है, सही है। आपको कह रहा है यार फोर्स जो है वो 6.7 into 10 to the power of -15 है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पिछले पार्ट में प्रोवाइडेड है, यहाँ से तुम चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हो। चार्ज 6.7 into 10 to the power of -15 था, डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो कि 1.4 into 10 to the power of 4 थी। यहाँ से आपके पास चार्ज की वैल्यू आ रही होगी 4.8 into 10 to the power of -19 कूलम। एक बात याद रखना, यहाँ पे सवाल एंड नहीं हुआ है, ठीक है। आपसे कह रहे कैलकुलेट चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इन टर्म्स ऑफ E, ठीक है। मतलब कि ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब जो जब तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को रखा था तो चार्ज जो था उसकी वैल्यू क्या थी, ये वो है, ठीक है। इसके अराउंड या इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिस इज बेसिकली द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकालने के लिए 1.6 into 10 to the power of -19 कूलम से डिवाइड किया तो मुझे पता चला 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। This principle is called charge quantization, which states कि जो भी चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे हैं they will be multiples of the elementary charge which is this value. नेक्स्ट पार्ट तुमसे कह रहा है कैलकुलेट द मास इन U of the nucleus। आपको टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस गिवन है 8.3 into 10 to the power of -27, ठीक है। मास ऑफ वन पार्टिकल, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ यू मांगा गया है तो एक पार्टिकल की हो जाती है 1.66 into 10 to the power of -27। यहाँ से अंदाजा लगाओगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा 5 न्यूक्लियॉन्स मौजूद हैं मेरे न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। आपसे कह रहे हैं यार यूज योर आंसर्स टू बी पार्ट 1 एंड बी पार्ट 2 टू डिटरमिन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फ्रॉम ओ लेवल्स। यू नो फॉर अ फैक्ट दैट लेट्स से अगर ये मेरा एलिमेंट है, ये उसका न्यूक्लियॉन नंबर हुआ, ये उसका प्रोटॉन नंबर हुआ। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए मैं सिंपली अपना न्यूक्लियॉन नंबर को माइनस कर देता था अपने प्रोटॉन नंबर से। प्लीज अंडरस्टैंड दैट क्योंकि ये मेरा न्यूट्रल एटम है, क्योंकि मुझसे यहाँ पे और कुछ मेंशन नहीं किया गया कि आयन में कन्वर्ट हो रहा है नहीं, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन्स होने चाहिए।
सही है, मुझे इंडिकेशन यहाँ पे दे भी दी थी कि भाई वो न्यूट्रल है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही मेरे पास प्रोटॉन्स होने चाहिए। और मेरे पास यहाँ से पता चल गया कि न्यूक्लियॉन्स जो थे वो 5 थे। सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हारे पास 2 न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। वन लास्ट थिंग आपसे कह रहा है, स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर अ न्यूट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल और नॉट। यार फंडामेंटल पार्टिकल्स वो होते हैं दैट कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन। न्यूट्रॉन जो है इट कैन बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू क्वार्क्स। न्यूट्रॉन क्वार्क्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो इट इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, आपसे कह रहा है प्रोटॉन इज स्टेशनरी in a proton in a stationary nucleus decays, state 2 leptons that are produced by the decay। एक बात याद रख लेना यार, इस रिएक्शन की डिटेल कुछ ऐसी हो जाती है, प्रोटॉन अगर है वो डीके हो रहा है तो वो मुझे देगा न्यूट्रॉन प्लस अ पॉजिट्रॉन एंड अ न्यूट्रिनो। ठीक है, मैं ये एक मेरे पास प्रोटॉन था, उसको न्यूट्रॉन में तो जाना ही जाना था, बाकी जो चार्जेस थे वो मैंने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को बैलेंस करते हुए वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुझसे कह रहा है स्टेट द 2 इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द डीके। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास, एक इलेक्ट्रॉन हो गया, एक मेरे पास इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन हो गया। चाहो तो पॉजिट्रॉन कह दो, चाहो तो बीटा बीटा प्लस पार्टिकल कह दो, प्रेफरेबली बीटा प्लस कह देना। ठीक है, ठीक है, और जो दूसरा पार्टिकल हो गया वो मेरे पास कहलाता है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। ऐसे ठीक है, आपसे अगले पार्ट पे कह रहा है पार्ट ऑफ द एनर्जी रिलीज बाय द डीके इज गिवन टू द 2 इलेक्ट्रॉन्स, स्टेट 2 पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ रिमाइंडर ऑफ द रिलीज्ड एनर्जी। इस रिएक्शन के बाद देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ एन एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, energy cannot be created nor destroyed, it can be converted from one form to another। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस जो हो जाएगा, ठीक है, तो बची कुछ एनर्जी उसमें चली गई होगी, बची कुछ एनर्जी जो है वो गामा रेडिएशन में कन्वर्ट हो सकती थी। गामा रेडिएशन इज इटसेल्फ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो क्योंकि मुझसे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बोला गया था, तो इन दोनों के बीच में मैंने उनको डिवाइड कर दिया।